कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छी खबर है। 23 दिसंबर को इसका वैकेंसी निकले है। अप्रैल में इसका एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि सीजीएल के लिए क्या कोई नया अपडेट है या कुछ क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, इसका एग्जामिनेशन की पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, अपॉइंटमेंट कहाँ पर होगी, वैकेंसी कितने निकले हैं, सारी डिटेल्स जानेंगे। प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया है 23 दिसंबर 2021 से आपकी इस महीने तक लगभग 23 जनवरी तक ये चलेंगी। तो आप लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 23 जनवरी है, तो उसके पूर्व आप एप्लीकेशन भर दीजिए। ऑनलाइन पेमेंट कितने टाइम के लिए है? आपको 25 ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के 2 दिन के बाद आप 2 दिन तक बाद मतलब आप 23 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन के पेमेंट भर सकती हो। अगर नहीं हो पाए तो 2 दिन एक्सटेंडेड है, आप कर सकते हो उसके इस दौरान। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर आप ऑफलाइन भरने चाहते हो ऑनलाइन को छोड़कर, तो आप 26 तक कर सकती हो। पेमेंट आपकी बैंक में कोई भी बैंक जो भी आपके दिया है उसमें आप भर सकते हो। उसके बाद आपकी जो फर्स्ट टायर एग्जामिनेशन होगी टायर 1 सीबीटी में होगी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो अप्रैल 2020 तक टेंटेटिव हो जाएंगे। अप्रैल फर्स्ट वीक हो सकती है, तो लास्ट वीक हो सकती है, मिडिल ऑफ द वीक हो सकती है। डेट ऑफ सेकेंड टायर एग्जामिनेशन जो होगी अनडिस्क्रिप्टेड थर्ड टायर एग्जाम, वो आपको नोटिफाइड इन द अर्लियर पीरियड लेटर पीरियड। आपको उसके बाद पहले तो फर्स्ट टायर होने दो, उसके बाद आपको सारे डिटेल्स जान जाएंगे। ठीक है। तो ये सारी डिटेल जो है हमारे कौन सी ग्रुप के लिए पोस्ट निकले हैं, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। बहुत सारी मिनिस्ट्री है, हमारे डिपार्टमेंट से ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपको पोस्टिंग मिल जाएंगे। डिटेल्स ऑफ द पोस्ट कहाँ पर है वो हम देख लेंगे। नेम ऑफ द पोस्ट, फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट सीएजी कैग में है, जो कि ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर है। आपका एज लिमिट उस ऑफिस के लिए, उस पोस्ट के लिए कितना है? 18 से 30, 18 टू 30 ईयर्स में। ये नहीं है कि 18 से 30 तक वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज तो आपका 18 है, क्योंकि आपको ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन देना है, ग्रेजुएशन आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है 30 ईयर्स मैक्सिमम है। लेकिन और एक चीज है जो कि एसी/एसटी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, सी ओबीसी कैंडिडेट, अदर बैकवर्ड कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, ओ मैन, उनके लिए जो कि वैकेंसी के रिलेटेड रिजर्वेशन एज अकॉर्डिंग हो जाएंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितने भी है। तो ये आपकी मिनिमम है। ठीक है। देन 2 में क्या है, और सीरियल नंबर 2 में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, वही कैग में है, वही सेम चीज है। असिस्टेंट सेक्शन अफसर जो कि एएसओ है, वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस है। ये चीज को सभी करना चाहते हैं कि हमको सेक्रेटेरिएट जॉब मिल जाए। ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, वो भी 20 से 30 तक है। ये सारी एज सिमिलर है, इसको मैं रिपीट नहीं करता हूँ। ग्रुप बी में जो पोस्ट है मिनिस्ट्री रेलवे इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सीबीडीटी, ये सारी जो सिमिलर पोस्ट है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट, देन असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट को जिसका पोस्ट है, देन रिसर्च असिस्टेंट है, देन उसके डिविजनल अकाउंटेंट है, कुछ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट है, ऑडिटर पोस्ट है, जो कि ग्रुप सी में आ गया। ठीक है। ये ग्रुप सी वाला पोस्ट है, ऑडिटर, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, देन सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में जो है, सीवीएन में जो ग्रुप सी, वो ये इस साल में 18 से 27 तक है। उसके बाद आपकी एज का रिलैक्सेशन जो भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है। ये हो गया आपकी कितने वैकेंसी, कौन सी डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, देन वैकेंसी एंड रिजर्वेशन जो मैंने आपको बताया कि कौन सी ग्रुप के लिए कितने वैकेंसी है। और उसके बाद आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन एज के रिलेटेड यहाँ पर है। ठीक है। ये आपकी वैकेंसी रिलेटेड जो है रिलैक्सेशन है। एस सी के लिए 5 साल है, जैसे कि आपकी 30 ईयर्स था, वो 35 तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल है, 3 ईयर्स। पीडब्ल्यूडी ऑन रिजर्व कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स है। पीडब्ल्यू, अगर आप पीडब्ल्यू ऑन रिजर्व का मतलब क्या है, आप फिजिकली डिजेबल हो
और आप जनरल कैंडिडेट में बिलोंग करते तो आपको 10 साल मिल जाए, 10 ईयर्स, यू विल गेट 10 ईयर्स रिलैक्सेशन इन योर पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर। अगर आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए हो या एससी एसटी, ओबीसी के लिए 13 ईयर्स का वैकेंसी रिलेटेड रिजर्वेशन है आपके पास, एससी एसटी के लिए 15 ईयर्स का है, और एक सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का है, डिफेंस पर्सनल के लिए जो 3 ईयर्स का है, डिफेंस पर्सनल डिजेबल पर्सन के लिए 8 ईयर्स का है। इससे आपको मिल जाएंगे सारे डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद आपके और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, देख लेंगे वो चीज। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस थिंग्स, एक बार आपके क्वालिफिकेशन मैच कर जाए, अप्लाई कर दो, प्रिपरेशन शुरू कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। हाँ, यहाँ पर आप आगे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपको पता है, जो कि बैचलर डिग्री बी आपकी 3 ईयर्स बैचलर, जैसे कि आपके कोई भी बीटेक के लोगों भी अप्लाई कर सकते, क्योंकि बीटेक तो एक बैचलर डिग्री है। आपकी कोई भी सेक्शन में, कोई भी एस्पिरेशन में, कोई भी विंग्स में आपकी अगर बैचलर्स डिग्री, द कोर्स इज कंसिडर्ड एज ए बैचलर डिग्री, जैसे कि बीसीए हो गए आपकी, ठीक है, बीबीए हो गए, वो भी बैचलर्स डिग्री है, बीएसडब्ल्यू हो गए, बैचलर इन सोशल वर्क हो गए, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ओनली बीए बीएससी बीकॉम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बैचलर्स डिग्री सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए उसका जो स्पेसिफिक पोस्ट के लिए कुछ चाहिए, वो बिजनेस मास्टर डिग्री एमए चाहिए फिनांस में, या फिर आपके कॉस्ट अकाउंटेंट में जो कुछ चाहिए, वो आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट पोस्ट के लिए सेक्रेटेरिएट में। जूनियर स्टैटिस्टिकल पोस्ट के लिए क्या चाहिए, और इम्पोर्टेंट चीज जो कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 60 मार्क इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड। अगर आपके 12th स्टैंडर्ड में 60 मार्क्स, जैसे कि सीबीएसई का लोग का 12th स्टैंडर्ड में 60 मार्क्स और मैथमेटिक्स होते हैं, लेकिन अगर आप साइंस के बिलोंग करती हो, साइंस स्ट्रीम के लिए, तो आपको मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वरना आर्ट्स में आपको मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट नहीं मिलेगी 12th स्टैंडर्ड में, जिसका सीबीएसई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो बैचलर्स डिग्री और भी बहुत अच्छा है, अगर बैचलर्स डिग्री है आपके पास, वो स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट, अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट है, जैसे कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आपके अभी आ गया कि आपके कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो इंटरडिसिप्लिनरी लेवल का, वो हो सकती है। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिकल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए 6 सेमेस्टर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में। देन असिस्टेंट नेशनल कंपनी लॉ में आपको क्या चाहिए, डिग्री इन लॉ डिजायरेबल है, वरना आपके बैचलर्स डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर क्या चाहिए, बैचलर्स डिग्री, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस, यहाँ पर सिर्फ आपको एक्सपीरियंस वो रिक्वायर कर रही है, ठीक है। ऑल अदर पोस्ट जो है, इसके बाद जो और सारी जो पोस्ट है, उसके लिए आपको सिर्फ ही सिर्फ बैचलर्स डिग्री हो जाए तो ये काम खत्म, ठीक है। ओके, तो यह हो गया हमारे सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, और कहाँ से हम अप्लाई करेंगे पोस्ट को, यहाँ पर आपकी है, सबको पता है SSC.in IC.in में आप जाओगे, इधर उधर कोई भी आजकल तो बहुत फेक वेबसाइट हो गया है, वहां पर ना जाकर आप ये SSC.in IC.in में अप्लाई कीजिए सारे डिटेल्स। एप्लीकेशन फी कितना है, सिर्फ ओनली जो मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी है, जो सारे कैंडिडेट के लिए 100, जो एग्जेम्प्टेड है एप्लीकेशन फी, जिसको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं भरना है, वो कौन है, वोमेन कैंडिडेट, सारे वोमेन कैंडिडेट, रिजर्वेशन के अंदर आ जाओ या जनरल कैंडिडेट हो, तो सिर्फ ये फी कौन भरेंगे, वो जनरल कैंडिडेट मेल, हम तो कुछ गलत किया है, तो वो फी सिर्फ जनरल कैंडिडेट मेन लोग भरेंगे, वोमेन के लिए कोई भी फी नहीं है, ठीक है। ये दो भी हो, ये 100 रुपीज बहुत एक नॉमिनल फी है, तो आप भर सकते हो, क्योंकि जब पाने के बाद तो ये 100 तो 1 लाख पे परिणत हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, अगर कोई गलत हो गया एप्लीकेशन भरने के समय, जैसे कि नाम गलत हो गया, पेरेंट्स का नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, तो आपको 28 से 21 तक आपको ये 2-3 दिन बीच में मिल जाएंगे, आप करेक्शन कर सकते हो, लेकिन ट्राई टू डू नॉट मेक एनी इनकरेक्ट एंट्री इन योर एप्लीकेशन, कोई भी इनकरेक्ट एंट्री नहीं करना चाहिए,
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किस चीज़ को इंटरकरेक्ट नहीं करना चाहिए, आपकी एज, आपकी नेम, पेरेंट्स नेम, क्वालिफिकेशन, इसे एड्रेस में हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करेक्शन कर दो तो कोई बात नहीं, लेकिन जस्ट ट्राई टू डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, कोई भी गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ पर ये एग्जामिनेशन होगी, आप कहाँ दे सकते हो, जैसे कि बहुत सारे रीजन में है, आपके सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, एंड कर्नाटक या केरला रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, देन नॉर्थ रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन, साउदर्न रीजन एंड वेस्टर्न रीजन, ये सारे 9 रीजन है, आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी पोस्ट के लिए, कहीं भी जगह पर आप चूज कर सकते हो एग्जाम देने के लिए। जैसे कि सेंट्रल रीजन में कहाँ पर है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, मुरैना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी आप दे सकती हो। इसका सेंटर का कोड है ये, अगर एक बार देख लो आप कौन सी एग्जाम सेंटर अप्लाई करो तो उसका कोड याद करना, वहां पर शायद भरना पड़ेगी आपको। देन ईस्टर्न रीजन में कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर, बोकारो, हजारीबाग, जमशेदपुर, बालेश्वर जो उड़ीसा में है, बरहमपुर उड़ीसा में, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकानाल, राउरकेला, संबलपुर, गंगटक, आसनसोल, कल्याणी, कोलकाता, सिलिगुड़ी, रांची, ये सारी है आपकी ईस्टर्न रीजन में। ऐसे ही आपकी कर्नाटक रीजन में भी बहुत सारी जगह है, मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी जगह, जैसे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, ऐसे ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ईटानगर, डिब्रूगढ़, ये सारी चीज आप देख सकती हो। ये सारी चीज कौन सी रीजन आपको ठीक लगे तो अप्लाई करने के लिए आप एग्जाम दे सकते हो, कहाँ पर आप अवेलेबल होगी वो से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट, पर बहुत महत्वपूर्ण ये पार्ट है, कैसे एग्जाम का रूल्स कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो पता है जो कि एक दो बार दिए हैं और इसका प्रिपरेशन करें, लेकिन को बहुत सारे न्यू एंड फ्रेश कैंडिडेट जिनको इस बारे में पता नहीं, उन लोगों के लिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कोई भी आपको ओएमआर सेट नहीं है, हाँ ओएमआर की तरह, लेकिन कंप्यूटर में आपको एग्जाम देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन होगी, 4 ऑप्शन होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, आपको एक सही आंसर चूज करनी है। एक बात है, 3-4 टर्म एग्जाम है, 4 प्रणाली में 4 तरह की जो स्टेजेस ऑफ एग्जाम है, एक सिंपल तरीके में बता दे तो आपको 4 बार एग्जाम देना पड़ेगी, ठीक है, एक पोस्ट के लिए। पहला एग्जाम क्या होगी आपको, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि सारे बच्चों के लिए सेम है, जनरल स्टडी के पेपर की तरह होगी आपकी, जैसे कि करंट अफेयर्स वगैरह जो भी है वो हम सिलेबस देखने के समय डिस्कशन कर लेंगे। टायर 2 में क्या होगी, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, वो क्या होगी आपकी, वो भी ओएमआर की तरह होगी लेकिन कंप्यूटर में होगी, वो भी वही जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर बेस्ड जो भी एग्जाम, इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, वो सारी चीज होंगे, रीजनिंग, ठीक है। देन कंप्यूटर 3 में पेन एंड पेपर मोड, डिस्क्रिप्टिव पेपर, ये हो गया आपकी, जैसे कि छान कर ले जाएं सारे कैंडिडेट को, आपको 3-4 बार एग्जाम देकर जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सॉरी, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया एक बार, ओके, लेट अस स्टार्ट वन सेकेंड। तो ये हो गया आपके पेन एंड पेपर रिलेटेड कुछ चीज जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव है, जैसे कि ऐसे राइटिंग टाइप, कोई सिचुएशनल बेस्ड एनालिसिस, इस रेबो सिलेबस हम देख लेंगे। देन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री, स्किल टेस्ट, व्हेरेवर एप्लीकेबल। जिस व्हेरेवर एप्लीकेबल का मतलब क्या है, सारी पोस्ट के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जहां पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी चाहिए वहां पर आपको मिल जाएंगे, जहां पर डाटा एंट्री के लिए जाए वहां पर आपको डाटा एंट्री के लिए एग्जाम देने पड़ेगी। तो ये 4 स्टेज के एग्जाम है। मार्क्स, इसका जो लेवल ऑफ एग्जाम है वो देख लेंगे। मार्क्स scored by candidate in computer based examination is conducted in multiple set will be normalized by using the formula published by the commission। ये जो कट ऑफ मार्क कितना होगी, कितने नॉर्मलाइजेशन होगी, वो सारी चीज इनके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। देन टेंटेटिव आंसर की वो आपको मिल जाएंगे, लिमिट ऑफ पेमेंट, जो भी सारी चीजें। देन ठीक है, यह हमारे आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो। स्कीम ऑफ एग्जाम, जो कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, टायर 1 एंड टायर 2 के लिए देखेंगे। फर्स्ट, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है, तो इसका मतलब क्या है, 2 मार्क्स है फॉर ईच क्वेश्चन। देन जनरल अवेयरनेस है, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, देन क्वांटिटेटिव इंग्लिश कंप्रहेंशन है, वो सारे 25 मार्क के 200 मार्क की है, सॉरी 25 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क। यहाँ पर आपके है जो कि 1 आवर एंड 20 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल, 1 आवर 20 मिनट्स आपको मिल जाएंगे।
सॉरी 1 आवर सिर्फ आपको मिलेगी, लेकिन 1 आवर 20 मिनट्स किसको मिलेगी? जो कि फिजिकल जो कि ब्लाइंड हो या कोई भी फिजिकल डिजेबल कैंडिडेट को, जो कि चाहे उनके पास एक एक्सपर्ट चाहिए, जो उनके वो एग्जाम नहीं दे सकते, उनके साथ और एक एक्सपर्ट है जो कि एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको हेल्पिंग हैंड जो कहते हैं हम, ठीक है, उनके लिए 1 आवर 20 मिनट उनको चाहिए, ये जरूरत है, ठीक है। वो पेपर टू में क्या है? पेपर टू में क्वांटिटेटिव एबिलिटीज 100 मार्क के लिए, वो 2 आवर्स फॉर ईच पेपर के लिए है। पेपर टू और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन वो भी 200 मार्क की है। पेपर थ्री है स्टैटिस्टिक्स के 100 या क्वेश्चन 200 मार्क के। पेपर फोर जो है जनरल स्टडीज फिनेंस एंड इकोनॉमिक्स, वो भी 100 क्वेश्चन 200 मार्क की। टायर वन एंड टायर टू विल बी कंसिस्टेंट ऑब्जेक्टिव पर, ये सही है। टायर वन विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.15। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो अगर और आपके जो सही क्वेश्चन में 50% निकल जाएंगे, कट जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो आप ये ट्राई करो, कोई भी किसी भी तरह गलत क्वेश्चन को अटेंड ना करो। 20 क्वेश्चन आता है आउट ऑफ 100 तो वो करके चले आओ भाई, क्योंकि टायर वन बहुत सारे नेगेटिव 0.25 होगा तो इट विल बी कंसिडरेबल। हाँ, कुछ गेस वर्क कर देते हैं, 1 2 या 10 12 क्वेश्चन वो आ जाएंगी, क्योंकि अगर आप 0.25 होते हैं, 1/4 होते हैं, तो क्या होता है उसमें 4 क्वेश्चन गलत हो गया तो एक सही मार्क कट जाएंगे, वो 4 भी क्वेश्चन ये भी काउंट करना, वो 4 क्वेश्चन निकल जाएंगे, 5 क्वेश्चन गलत हो गया आपके, ठीक है। तो ये ट्राई करो कभी भी आप वो चीज ना करने के लिए। टायर वन टायर टू पेपर वन एंड पेपर टू आर कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट, सारी पोस्ट के लिए वो कंपल्सरी, ठीक है। टायर थ्री का एग्जाम कैसे होगी? पेन एंड पेपर में होगी, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ ऐसे, जैसे कि मैंने आपको बोला, प्रिसाइज लेटर एप्लीकेशन एक्सेट्रा, जो कि एक जनरल कैंडिडेट किसी चीज को कुछ करना है, कोई ऑफिस में कोई एप्लीकेशन बनना है, कुछ ऑफिस में आपको ऐसे नहीं लिखना है, वो तो सही बात है, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन वो चाहिए आपके अंदर की, हाँ ये इंग्लिश और हिंदी जो भी लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, ठीक है। 100 मार्क की होगी, 1 आवर के लिए होगी, ठीक है। देन पेपर फोर्थ जो कि आपके है, वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए है, तो ये सब सारे लोगों के लिए, लेकिन जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है और कोई भी एलडीसी वगैरह जो होते हैं, वो डाटा एंट्री टेस्ट के लिए, वो टेस्ट के लिए दे देंगे। देन इंडिकेटिव सिलेबस की सारी लोगों को पता है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग है, मेंटल इंटेलिजेंस रीजनिंग है। जनरल अवेयरनेस में आपको सब भी पढ़ना पड़े, जैसे कि हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसी, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, वो सारी चीजें आपके पास, आपको सारी चीज दुनिया में देखनी है, आपकी इंडिया में जो भी चीज है, ठीक है। इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, ओके, गॉट इट। इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो नॉर्मल मैथमेटिक्स होता है अप टू द लेवल ऑफ मैट्रिक एंड मैट्रिक लेवल का जो मैथमेटिक्स होता है, जैसे कि अलजेब्रा, ट्रायंगल, वेरियस, ये सारी चीज आपको वहां पर मिल जाएंगे, ओके। मैट्रिक लेवल से ये ज़्यादा बड़ा है, ये नहीं कि आप मैट्रिक लेवल के मैथ रट कर प्रैक्टिस करके जाओ, वहां पर नहीं अटेम्प्ट कर पाओ। थोड़ा बहुत सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, कोई भी अगर किसी चैनल से आप एसोसिएटेड हो, कोई कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन ले रहे हो, वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है विच इज द मोस्ट मार्क फेचिंग पेपर, जो यहाँ पर आप मार्क फेच कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मार्क सही कर सकते हो, सिलेक्शन में आपका मेरिट लिस्ट में नाम हो ना हो, ये मैथमेटिक्स के पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि सारे लोग यहाँ पर मार्क अच्छे लाएंगे जो भी प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं, तो यू शुड हैव टू फोकस ऑन दिस पेपर। देन इंग्लिश कंप्रेशन, जो कि आपको पता है, बेसिक कंप्रेhension, राइटिंग एबिलिटी एक्सेट्रा। इंडिकेटिव पेपर टू भी वही लेवल का चीज है, कोई ज्यादा अपर या ज्यादा लोअर लेवल का चीज नहीं है। स्टैटिस्टिक्स एक बार देख लो, स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छे बुक्स मिल जाती है, उसको ले आओ, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम वेरिएबिलिटी, सैम्पलिंग थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स इंटरफेरेंस इन इन एनालिसिस, वेरिएंस, इंडेक्स नंबर, वो सारी चीजें एक बार प्रैक्टिस कर लो स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत ट्रिकी है। मैथमेटिक्स अगर हम बात करें ठीक है, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत थ्योरी को भी आपको याद करने पड़ता है, ठीक है। जैसे कि थियोरिटिकली देख लो, मीन, मीडियन मोड, उसके बाद आपको कैसे इंटरफेस करना है वो चीज। देन पेपर बीआई में जो नेशनल फिनेंस इकोनॉमिक्स है, वो फंडामेंटल प्रिंसिपल और बेसिक कंसेप्ट अकाउंटिंग का है, उसके रिलेटेड सिलेबस है आपके। इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस की, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल इन इंडिया जो है।
देन फिनांस कमीशन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू फिनांस एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि रिजर्व बैंक हो गया, बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया हो गया, फिनांस सिस्टम ऑफ इंडिया हो गया, बहुत सारे लॉ रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, इंडियन इकोनॉमी हो गई, बहुत सारी चीज जो बेसिक्स इंडियन इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह का प्रिफर कर सकते हो, और कोई भी बुक्स देख लो। सबसे बड़े चीज जो है वो आप बेसिक्स क्लियर कर लो, उसके बाद करंट अफेयर से उसको जोड़ लो। ठीक, मनी एंड बैंकिंग हो गया आपकी, वो सारी चीज स्किल टेस्ट डाटा एंट्री जो की है आपकी 2000 वार्ड के आपको वो देंगे डिप्रेशन के लिए, कितना टाइम वो दे देंगे, इतने टाइम पर फिक्स 30 मिनट्स या 1 आवर या 2 आवर, इसमें आप कितना वार्ड एंट्री कर सकते हो, कितना टाइम पे करेक्टली। ठीक है, ये हो गया। देन स्किल टेस्ट हो जाए, उसके बाद कोई इंटरव्यू वगैरह आपके पास नहीं है, उसके बाद आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। ये है सारी आपकी जो कि इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट है हम वो चीज देख लेंगे। और कोई इम्पोर्टेंट नहीं, इतने सारे सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लो। उस